नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की घटना तो लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन किस्सा गोई के अब तक इन 1100 एपिसोड्स में सबसे खराब, सबसे गंदा और सबसे दिल को दहला देने वाला एक अपराध हुआ था, जिसको मैंने 17 जून 2022 को एपिसोड 519 में आपको बताया था। बहुत ही फेमस है, अजमेर की ये घटना थी। करीब 300-350 लड़कियों का यौन शोषण हुआ था। उसमें बार बार तमाम जो मुकदमे चले जिन लोगों पे, वो बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। उस समय अजमेर शहर में उनसे ज़्यादा प्रभावशाली कोई नहीं था। जिसमें अच्छा, ये चिश्ती परिवार है जो वहाँ पर खादिम होते हैं, जो वहाँ जिनके लोग दौड़ दौड़ के हाथ चूमते हैं, ये वो लोग थे। मैं अभी 5-7-10 मिनट बाद जो आज वो पूरी वीडियो ही अटैच करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप लोग उसे ज़रूर देखें। कल मंगलवार को पहले तो जो अदालती कार्रवाई होनी थी वो हुई, उसमें लोग छोड़े गए, बरी किए गए, जमानत हुई, दुनिया भर की बातें हुई। लेकिन और इनिशियली 18 लोगों पे ये मुकदमा दर्ज हुआ था। फारूक चिश्ती जो युवा कांग्रेस का शहर अध्यक्ष और दरगाह का खादिम चिश्ती परिवार से था। नफीस चिश्ती युवा कांग्रेस का शहर उपाध्यक्ष, अलवर चिश्ती, अलमास महाराज, इशरत अली, इकबाल खान, ये सब लोग थे। और मैं उसका सीक्वेंस आपको बता दूं थोड़ा सा कि 30 नवंबर 92 को अजमेर कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल हुई, जिसमें 18 आरोपी थे। 94 में एक आरोपी पुरुषोत्तम अग्रवाल ने जमानत पर वो बाहर आया और उसने आत्महत्या कर ली। 18 मई 98 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ये सब बलात्कार, उत्पीड़न, मानमर्दन और जो ब्लैकमेलिंग, ये सब मुकदमे थे, उसमें सभी को उम्र कैद की सज़ा दी गई 18 मई 98 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने। लेकिन 19 दिसंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई 2001 को हाई कोर्ट ने 4 को बरी कर दिया। सीक्वेंस देखिए, 92 में पहली चार्जशीट हुई, 94 में पुरुषोत्तम ने सुसाइड कर लिया, 98 में पहला फैसला आया फास्ट ट्रैक कोर्ट का और उसने सबको उम्र कैद दे दी। 2001 में 4 को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। 19 दिसंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने 4 दोषियों की उम्र कैद की सजा को 10 साल में परिवर्तित कर दिया। और कल यानी 20 अगस्त 2024 को स्पेशल पॉस्को कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। जो नॉर्मल या जो अपराधों में जो सजा हुई थी वो पहले हुई थी, लेकिन पॉस्को कोर्ट यानी नाबालिग के साथ अनाचार, यौनाचार का जो कोर्ट है, पॉस्को एक्ट के अलग अलग धाराओं में जिन लोगों को उनका अलग से ट्रायल हुआ, उनमें से 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और अभी भी एक आरोपी जहूर चिश्ती पर फैसला सुरक्षित है। मैं बहुत ब्रीफ में 2 मिनट में आपको बता दूं कि 92 में 21 अप्रैल 92 को नवज्योति अखबार के पत्रकार संतोष गुप्ता ने ये लिखा कि 2 स्कूल वहाँ के बड़े फेमस हैं, आज भी हैं, सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सावित्री इंटरमीडिएट स्कूल, कि वहाँ की 2 लड़कियों के साथ बलात्कार, शारीरिक शोषण और उन्हें ब्लैकमेल करने की घटनाएं हुई हैं। उसने इशारा भी किया कि ये लोग दरगाह अजमेर शरीफ के खादिम परिवार से हैं। लेकिन पब्लिक ने इसे ये कह के खारिज कर दिया कि बड़े लोग हैं, इनसे पैसे की रसूख वाले लोग हैं, इनसे पैसे की वसूली के लिए
इस पत्रकार ने इस तरह की खबर छापी है। इसलिए 15 दिन तक कुछ नहीं हुआ। फिर ये लिखा था इसने 21 अप्रैल को, 15 मई 92 को संतोष गुप्ता ने फिर एक खबर छापी जिसमें उन लड़कियों की नेकेड तस्वीरें भी छाप दी अखबार में, आंखें ब्लर करके जैसे छापी जाती हैं, जो नियम है इस तरह की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की, और उनके नाम बदल दिए। और अखबार ने उन लोगों के धर्म और नाम तो नहीं लिखे आरोपियों के, उनकी तरफ। अब सोचिए, इतने रसूखदार लोग थे कि खबरों में फोटो छापी गई, लेकिन उनका नाम लिखने की हिम्मत संतोष गुप्ता को नहीं हुई। और जैसे ही ये खबर आई, लोग सड़कों पर आ गए और पूरा अजमेर बंद कर दिया। 18 मई को पूरा अजमेर शरीफ बंद हो गया। बहुत ही गंभीर कानून व्यवस्था की स्थिति वहाँ पर उत्पन्न हो गई। वहाँ के एसएसपी ने डीएसपी हरिप्रसाद शर्मा से कहा कि एफआईआर करिए। उन्होंने कहा साहब कोई लड़की सामने नहीं आ रही है, बिना किसी की शिकायत के एफआईआर कैसे की जाएगी। तो उन्होंने कहा आप अखबार में छपी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर कर दीजिए। और अजमेर शरीफ के गंद थाने में पुलिस ने एक एफआईआर लिखवा दी हरिप्रसाद शर्मा ने, लेकिन उसमें किसी को नामजद नहीं किया गया। इशारा किया गया लेकिन नामजद नहीं किया। शहर में बवाल बढ़ता गया और स्थिति लगातार बिगड़ती गई। इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सीबीसीआईडी की क्राइम ब्रांच को ये सौंप दी गई जांच, और एक बहुत ही ईमानदार अधिकारी एसके पाटनी को जयपुर से बुला के जोधपुर में इसकी विवेचना के लिए कहा गया। उन्होंने बातचीत करनी शुरू की। पाटनी ने सबसे पहले ये देखा कि इन दोनों स्कूलों के पास 2 रेस्टोरेंट थे, डिलाइट और हनी क्यूब। मोडस ऑपरेंडी का पहले पता किया, लड़कियों से संपर्क करने की कोशिश की। कुछ लड़कियों से उनकी बात हुई, लेकिन वो सामने आने को तैयार नहीं हुई, एफआईआर लिखाने को तैयार नहीं हुई। तो उन्होंने देखा कि ये 2 जो रेस्टोरेंट हैं, डिलाइट और हनी क्यूब, ये इन दोनों कॉलेज के पास हैं और लड़कियां उसमें आया जाया करती थीं, और ज़्यादातर लड़कियां उनमें से हॉस्टल में रहा करती थीं। वहीं पर इस खादिम फैमिली के लोग वहाँ आते थे, और जो यंग लड़के थे जिनको आज सज़ा हुई है, उस ज़माने में सब ये 26-27 साल के रहे होंगे। वहाँ ये लड़कियों पर नज़र रखते थे, उनका पीछा करते थे, उनके घर तक पहुँच जाते थे, और अगर हॉस्टल के हैं तो हॉस्टल के कमरों का नंबर पता कर लेते थे। और फिर उन्हें रास्ते में उठा लेते थे, किडनैप कर लेते थे। उनके पास 3 गाड़ियाँ थीं। मैंने इस खबर में इन गाड़ियों का जिक्र भी किया है। अम्बेसडर थी, एक मारुति वैन थी, एक फिएट। इसमें उठा ले जाते थे, और पास में ही चिश्ती ब्रदर्स का एक फार्म हाउस था। उस फार्म हाउस में उन्हें न्यूड करके उनकी फ़ोटोग्राफ्स खींचते थे, और फिर फोटोग्राफ खींचने के बाद बारी बारी से उनके साथ 1 से अधिक लड़के बलात्कार करते थे। उसके बाद एक ही कलर्ड लैब थी वो पुरुषोत्तम की, वहाँ जाके वो उसकी कलर फोटो करा लेते थे, और उन लड़कियों को बाद में ब्लैकमेल करते थे कि पैसा ले आओ, नहीं तो ये फ़ोटो तुम्हारे घर में फेंक दी जाएगी, तुम कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहोगी। पुलिस ने एक एक करके ऐसी 100, एके पाटनी ने बहुत मेहनत की और 100 लड़कियों का पता लगाया। हालांकि पुलिस ने रिकॉर्ड में कहीं लड़कियों की संख्या का जिक्र नहीं किया है, लेकिन पत्रकार संतोष गुप्ता ने एके पाटनी को बताया कि पुरुषोत्तम की लैब में करीब 400 लड़कियों की नेकेड फोटोग्राफ्स मौजूद हैं, और इनमें 18 लड़कियों ने अब तक आत्महत्या कर ली है। उन सभी के आत्महत्या की खबरें जब अगर अलग अलग अखबार में छपी हैं, उसकी कटिंग उन्होंने एके पाटनी को उपलब्ध कराई। जिन लड़कियों की आत्महत्या की सूचना मिली, एके पाटनी ने सबको फिजिकली वेरीफाई किया, तो उन सब के परिवार अपना घर बार बेच के
दूसरे शहरों में, दूसरे ज़िलों में जाके बस गए थे। और तब तक भी कोई लड़की या कोई लड़की का परिवार इनके खिलाफ कुछ लिखाने को या बोलने को तैयार नहीं था। घेरने घारने के बाद, कन्विंस करने के बाद, लोगों को बीच में रखने के बाद 12 लड़कियों ने पुलिस को अपना बयान दिया। जब अदालत जाने की बारी आई तो 10 लड़कियां नहीं आईं, पीछे हट गईं, मना कर दिया कि नहीं साहब, हम बयान नहीं देंगे। उसके बाद कुल 18 अपराधियों को, उसमें जो अखबार के सारे फोटोग्राफ, अच्छा होता क्या था कि वहाँ जो कलर लैब में काम करते थे 2-4 लड़के, जब ये कलर प्रिंट निकालते थे तो मौका पाकर उसके 3-4 प्रिंट और निकाल लिया करते थे। संबंधित लड़कियों का पता करके उनके घर में उनके लड़कियों को खबर करते थे कि ये फोटो हमारे पास भी है, कल 10,000 रुपये ला के दे देना, नहीं पड़ोसी के यहाँ ये फोटो फेंक दूंगा। ऐसे 4 लड़कों को भी इन 18 में चिन्हित किया गया था जिन्हें जेल भेजा गया था। और एक एक करके सैकड़ों परिवार अपना घर द्वार बेच के वहां से चले गए। वो ब्लैकमेल करते थे और इसीलिए पुरुषोत्तम को जेल भेजा गया। जेल से बाहर आते ही उसने आत्महत्या कर ली थी। मैंने बहुत डिटेल में ये पूरी बात बताई थी। और उसके बाद की बात मैं आपको बताऊं, जब ये 2022 में मैंने ये एपिसोड किया था, उसके 4-5 दिन के बाद से मेरे पास 3 मेल आए थे। मैंने उसका भी किसी एपिसोड में जिक्र किया है और बहुत ही मार्मिक थे। बहुत, जैसे वो कहते हैं ना कि आप संज्ञा शून्य हो जाएंगे, कि किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाएंगे उनको पढ़ के। महिलाओं के थे जिनकी उम्र अब 40 से पार हो गई होगी। 32 साल पहले की घटना है तो 40 से पार हो गई होगी। 2 साल पहले यानी 17 जून 2022 को मैंने ये एपिसोड रिकॉर्ड किया था। उन्होंने लिखा कि मैं एक भुक्तभोगी हूँ। मेरे घर वालों ने घर बेच दिया, हम लोग दूसरे शहर में आके बस गए। उसके बाद मैं कभी किसी से ये नहीं बता पाई कि मैं किस कॉलेज की पढ़ी लिखी हूँ। शादियाँ होनी बंद हो गई। सबसे पहले जो वहाँ शहर में अगर किसी लड़की के शादी वाले आते तो ये पूछते थे अजमेर शरीफ शहर के लोगों से कि लड़की पढ़ी कहाँ है। और अगर उनको ये पता लग जाए कि ये सोफिया की या सावित्री की पढ़ी लिखी हुई तो शादी नहीं करते थे। तो पहली मेल जो आई उसमें कहा कि हमने कभी इस बात का किसी से जिक्र नहीं किया, मेरे परिवार वाले भी नहीं करते थे कि हम सोफिया के पढ़े हुए हैं। खैर शादी हुई, बच्चे हो गए उनके और अब उनमें से वो ग्रैंड मदर हो गई हैं। लेकिन वो कहती हैं कि जब इस एपिसोड को मैंने सुना, मैं कई रातों तक नहीं सोई, सारे जख्म हरे हो गए और मैं उस दिन का इंतज़ार कर रही हूँ जब इन्हें सज़ा मिलेगी। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि लिखा है उसमें, मेल में अपना नाम भी लिखा है। मेल आईडी तो जब भेजी है तो मेल आईडी मेरे पास होगी भी, लेकिन बार बार उन्होंने कहा कि मेरा नाम उजागर मत करिए, मेरे घर में किसी को ये बात पता नहीं है। घर का मतलब ससुराल में। लेकिन उस दिन, जिस दिन इनको सजा मिलेगी, जो छूट गए हैं, जो जमानत पर हैं, फारूक और सलीम चिश्ती की बात वो कर रही थी, उस दिन आप जरूर एक एपिसोड करिएगा, बताइएगा, मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। मैं आज उन्हीं मेल्स की वजह से आप तक ये बात पहुंचा रहा हूँ। उसके बाद दूसरी मेल आई, वो तो और मार्मिक थी। पूरा पढ़ते पढ़ते आप जैसे खो जाएंगे। आप सोचिए, जिस लड़की के साथ, जिसकी 14-15 साल उम्र है, उसके साथ 3-3, 4-4 लोगों ने बलात्कार किया, फोटो खींच लिया, फोटो घर वालों को देने की धमकी दी, और उसे ये भी पता है कि जिन जिन लड़कियों के साथ हुआ था उनमें से इतनी लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। कभी पुलिस को बताने की हिम्मत नहीं की, कभी घर वालों को बताने की हिम्मत नहीं की। लेकिन यही है कि समय का चक्र है। उस समय वो हाई कोर्ट से भी, सुप्रीम कोर्ट से भी बरी होते गए, छूटते गए, जमानत पर आते गए, और उसी दरगाह में लोग उनके हाथ चूमते रहे। लेकिन कल का दिन
कि जो जमानत पर बाहर घूम रहे थे, अब पॉस्को एक्ट में सजा के बाद फिर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होगा। लेकिन अब इस घटना को इतने लोग जानते हैं, पूरा शहर जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब उस समय हुई थी। तो मैं इसके बाद वो अपनी बजाय इसके कि मैं पूरा एपिसोड डाल के रिपीटेड एपिसोड का नाम दूं, इसके बाद मैं वो पूरा का पूरा वीडियो इसी के बाद में इसी के पीछे क्लब कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ आप एक बार देखिएगा ज़रूर। बड़ी मेहनत करके, बड़ी रिसर्च करके मैंने ये बनाया था। उसमें एक एक व्यक्ति के नाम हैं, जो उस समय इंस्पेक्टर हैं उनका नाम है, जिनको जिन लड़कियों का नाम और फोटो तो नहीं, लेकिन 100 में से कम 40 की फोटोग्राफ। जब उसकी बदनामी होने लगी संतोष गुप्ता की, तो उसने अलग अलग एडिशन में 40, एक दो नहीं 40 लड़कियों के ब्लड फोटो और ये सब उन्होंने पब्लिश की थी और हल्ला मच गया था। तो ये है आज, इसलिए मैंने ऐसा किया था। आशा है आप इसे सुनेंगे ज़रूर। सुनने के बाद आप कृपा करके कमेंट ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज का अपराध सीरियल किलर की श्रेणी में तो नहीं है, लेकिन सीरियल क्राइम की श्रेणी का ये अपने आप में बहुत ही गंभीर और बड़ा अपराध है। आज का अपराध है अजमेर जिले का नाम है, राजस्थान प्रदेश है। अजमेर में दरगाह शरीफ बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है और उसी के इर्द गिर्द ये अपराध की ये घटना घटी है। 21 अप्रैल 1992 को दैनिक नवज्योति एक अखबार जो अजमेर से निकलता था, उसमें संतोष गुप्ता नाम के एक रिपोर्टर ने खबर लिखी। खबर बड़ी थी, काफ़ी लंबी खबर लिखी गई। खबर में ये लिखा गया कि सोफिया स्कूल और सावित्री स्कूल, ये दोनों ही, सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल था और सावित्री ये इंटरमीडिएट कॉलेज था शायद उस समय। बात है 1992 की। उसमें लिखा कि इन दो स्कूलों की लड़कियों के शारीरिक शोषण, बलात्कार और उनके साथ उनको ब्लैकमेल करने की घटनाएं हुई हैं। खबर में ये इशारा भी किया गया कि दरगाह शरीफ के जो मुख्य पुजारी हैं या कह लें उसके जो खादिम हैं, उनके परिवार के दो प्रभावशाली लोगों का इसमें हाथ है। खबर छपी, हल्ला भी हुआ, लेकिन खबर को ये कह के लोगों ने खारिज कर दिया कि शायद ये अखबार नवीस इस इन्फ्लुएंशियल परिवार से कोई फेवर चाहते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ बेसिर पैर की ये खबर लिखी गई है। क्योंकि जिनकी तरफ ये इशारा था वो फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती, दो भाइयों की तरफ था। फारूक चिश्ती उस समय भारतीय युवक कांग्रेस यानी यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था वो, और दूसरा उसका नफीस चिश्ती भी, ये भी ऑफिस बेरर था यूथ कांग्रेस का। आप समझ सकते हैं राज्य में उस समय किसकी सरकार थी, देश में उस समय किसकी सरकार थी। और उसी सरकार का जिला स्तरीय यूथ का प्रभारी, और दूसरा बहुत बड़े धार्मिक स्थान का खादिम। जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, खादिम तो कोई उस ज़माने में और रहे होंगे पहले से। वो जो ट्रेडिशन है, जैसे हमारे यहाँ गद्दी नशीन कहे जाते हैं लोग, इधर उत्तर भारत में अलग अलग धर्म के जो धर्मस्थल हैं उसमें बाप, बाबा, बाप, लड़का और ऐसे करके ये गद्दी नशीन उनके चेंज होते रहते हैं। उसी तरह की
एक्सटेंडेड फैमिली के ये दोनों लोग थे और ये कहा गया कि इनका बड़ा गिरोह है और ये लड़कियों के साथ उनके साथ बलात्कार की बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। खैर, खारिज होने के बाद पत्रकार संतोष गुप्ता ने फिर से 15 मई 1992 को, पहली खबर 21 अप्रैल को लिखी गई, दूसरी 15 मई को, अखबार वही दैनिक नवज्योति, उसमें एक पन्ने पर सिर्फ फोटोग्राफ दी गई थी। ये अलग अलग लड़कियों की न्यूड फोटोग्राफ थी, नग्न अवस्था में फोटोग्राफ थी। चेहरे को ब्लर कर दिया गया था ताकि, चूंकि वो पीड़िता थी, ताकि उनकी पहचान उजागर न हो। संतोष गुप्ता ने खबरों में जो बदले हुए नामों में यह भी जिक्र कर दिया कि ये सभी एक धर्म की लड़कियां हैं। इतना इस अखबार को पढ़ते ही पूरे अजमेर में बवाल हो गया, लोग सड़कों पर उतर आए। बात धार्मिक भावनाओं के आहत होने की थी। लड़कियां सभी एक धर्म से थीं और जिन पर इशारा था वो दूसरे धर्म से थे। सारे पॉलिटिकल लीडर्स सड़क पर आ गए और 15 तारीख की ये खबर थी। 18 तारीख से 3 दिन के लिए अजमेर शरीफ को बंद करने का ऐलान हो गया। बंद हुआ भी, पूरा शहर सड़कों पर। कानून व्यवस्था की बहुत ही गंभीर स्थिति हो गई। संतोष गुप्ता ने ये खबर में ये भी लिखा कि ये तो कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने छापी हैं, बाकी की तस्वीरें क्रमशः मैं रोज रोज छापूंगा। बात बहुत गंभीर थी। उन्होंने अखबार की उस खबर में तो नहीं लिखा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा ऐसी कम से कम 150-200 तस्वीरें हैं। बवाल इतना बढ़ा कि उत्तरी अजमेर के डीएसपी श्री हरिप्रसाद शर्मा को कहा गया कि अगर कोई पीड़िता नहीं मिल रही है तो आप यानी पुलिस की तरफ से एक एफआईआर इस घटना की अखबार पे छपी फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप इसकी एफआईआर कराइए। श्री हरिप्रसाद शर्मा ने ये एफआईआर 27 मई को अजमेर के गंज थाने में दर्ज कराई, लेकिन इस एफआईआर में किसी का नाम नहीं था। और जिन लोगों की तरफ ये इशारा था, जैसे दरगाह के खादिम की फैमिली के वो 2 लोग, उनको भी नामजद करने में कतराते रहे और फाइनली नामजद नहीं किया। छोटे मोटे इधर उधर के 2-1 लोगों का नाम जो पब्लिक में आया था उनको नामजद कर दिया गया। बवाल इसीलिए नहीं थमा। कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती गई। कहा गया कि स्थानीय पुलिस इन अपराधियों के दबाव में है, उनसे किसी भी तरह से सही विवेचना की हम आशा नहीं करते हैं। जयपुर से एसपी सीआईडी क्राइम ब्रांच श्री एनके पाटनी को, जो उस जमाने में, उस समय में या तत्समय तेज और ईमानदार अधिकारी माने जाते थे, उन्हें जयपुर से अजमेर इस घटना की विवेचना के लिए भेजा गया। क्योंकि सांप्रदायिक तनाव वैसे भी देश भर में अपने चरम पर था। आडवाणी जी की रथ यात्रा हो चुकी थी और 27 मई 92 की मैं बात कर रहा हूँ, आप समझ सकते हैं उस समय ये आंदोलन अपने चरम पर था और इसके कुछ दिन बाद ही वो विवादित ढांचा अयोध्या में गिरा दिया गया था। उस समय इसे विवादित ढांचे का ही नाम दिया जाता था। इसके मद्देनजर पुलिस की ये जिम्मेदारी थी कि सिचुएशन और खराब न हो। डीएसपी हरिप्रसाद शर्मा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि चिश्ती बंधुओं को उसमें नामजद कर सके। अखबार में इसकी सीरीज की खबरें
छपती रही। 2 स्कूल वहाँ दरगाह के आसपास थे। एक यानी ये कह लें कि अजमेर शरीफ के पास या अजमेर ज़िले में 2 बड़े स्कूल थे लड़कियों के, और 2 ही उस ज़माने में रेस्टोरेंट थे अजमेर में। अब तो वहाँ बहुत ढेर सारे तरह तरह के रेस्टोरेंट हो गए हैं, लेकिन उस ज़माने में सिर्फ 2 ही रेस्टोरेंट थे, वॉक इन रेस्टोरेंट जिसे कहते हैं। एक का नाम था इलाइट और एक का नाम था हनी ड्यू। इन दोनों होटल्स, इन दोनों रेस्टोरेंट के पास ही इन्हीं दोनों स्कूल की लड़कियां रेसेस में बाद में या पहले बड़ी संख्या में आती थी, और वहीं दरगाह के ये 2 खादिम और इनके साथ के और लोग भी वहाँ आया करते थे। इस तरह की खबरें भी वहाँ छपती रहीं वहाँ के अखबारों में। इन सब खबरों का संज्ञान लेके श्री एन.के. पाटनी ने, जो उस समय के एसपी सीआईडी के थे, क्राइम ब्रांच के जयपुर में, उन्होंने सबसे पहले दैनिक नवज्योति अखबार के उस रिपोर्टर संतोष गुप्ता से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि इन फोटोग्राफ्स का क्या सोर्स है। हालांकि पत्रकार, समाचार संकलन करने वाला, संपादक या समाचार पत्र अपने सोर्स को डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं है। अदालतें भी उनसे उनका सोर्स नहीं पूछ सकती। पुलिस ने अगर कहीं सोर्स का नाम नहीं लिखा है और मुखबिर लिखा है, तो अदालतें भी मुखबिर का नाम पुलिस से नहीं पूछ सकती। ये प्रोटेक्शन है प्रेस रिपोर्टर्स को, प्रेस वालों को। बहरहाल संतोष गुप्ता जी ने करीब 100 फोटोग्राफ्स ओरिजिनल श्री पाटनी को उपलब्ध करा दिए। बोले साहब ये फोटोग्राफ हैं, चूंकि हम अखबार में छाप रहे थे इसलिए मैंने चेहरा ब्लर करा दिया था ताकि बच्चियों की पहचान पब्लिक में ना हो। बातचीत करते करते उन्होंने इशारा भी ये किया कि शहर में एक ही कलर लैब है। ये सारी फोटोग्राफ्स कलर फोटोग्राफ्स थी। एक ही कलर लैब है। ये उस ज़माने में शहरों में, इवन बड़े शहरों में, लखनऊ में भी 95 के आसपास, जब मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ में हुई थी, तो सिर्फ एक ही कलर फोटो स्टेट की दुकान थी। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अजमेर में भी सिर्फ एक ही कलर्ड डेवलपर फोटो लैब थी। पाटनी अपनी टीम के साथ उस कलर लैब में गए, तो चूंकि अखबारों के माध्यम से बहुत हल्ला हो चुका था, हार्ड कॉपी यानी प्रिंटेड फोटोग्राफ तो कोई नहीं मिली। पुलिस ने अपनी तरह से पता करना शुरू किया, और फिर पुरुषोत्तम, जो उस फोटो कलर लैब के मालिक थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी गिरफ्तारी के बाद ही जब तलाशियां शुरू हुई, वहां काम करने वाले बहुत ढेर सारे कर्मचारियों से कड़ी पूछताछ हुई, तो सारे फोटोग्राफ्स के नेगेटिव एक डिब्बे में रखे हुए मिल गए। पुलिस रिकॉर्ड्स में तो ये नहीं आया कि कुल कितनी फोटोग्राफ्स थीं, लेकिन अखबारों में करीब 200 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स का जिक्र है, और रिकॉर्ड्स के हिसाब से भी करीब 100 लड़कियों की पहचान भी इन फोटोग्राफ्स के जरिए हो गई थी। जो फोटोग्राफ संतोष गुप्ता ने उपलब्ध कराए थे और जो फोटोग्राफ पुरुषोत्तम की कलर लैब से बरामद हुए थे, उसके प्रिंट कराई पुलिस ने वहीं पर, और सारे फोटोग्राफ्स अपने कब्जे में लिए। ये अलग अलग लड़कियों की अलग अलग न्यूड फोटोग्राफ्स थी। कुछ किसी लड़के के साथ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में और कुछ बिल्कुल न्यूड। किन्हीं किन्हीं को देख के लगता है कि दबाव में, यानी इससे ज़बरदस्ती खड़ा करके या इसे ज़बरदस्ती लिटा के ये फोटोग्राफ खींची गई है, लेकिन फोटोग्राफ सब थी। पुलिस ने, स्थानीय पुलिस की मदद लेके पाटनी साहब ने मैसिव ड्राइव चलाया कि इन लड़कियों की पहचान कैसे होगी। दोनों स्कूलों से भी संपर्क किया गया। बड़ी संख्या में लड़कियों की पहचान हो गई। पुलिस के सामने ये संकट था कि कोई भी पीड़िता, कोई भी रेप सर्वाइवर, कोई भी बलात्कार की पीड़िता जब तक नहीं आएगी, अदालत में केस कैसे चलेगा। पुलिस की लिखाई हुई एफआईआर है, अखबारों के फोटोग्राफ का संज्ञान है, और उसी आधार पर ये एफआईआर लिखी गई है। लेकिन बिना पीड़िता के, बिना कंप्लेनेंट के, बिना शिकायत करने वाले के
ये आगे चल नहीं पाएगा। पाटनी साहब ने एक एक फोटोग्राफ जिनकी पहचान हुई थी, कुछ दोनों स्कूलों से टीचर्स को बुला के पहचानवाया गया, बाकी के कुछ जो प्रतिष्ठित लोग से उनसे बुला के जैसे जैसे इंडिकेट हुआ कि ये फलां की हो सकती है, ढिकाना की हो सकती है। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 10, 20, 25 दिन बाद काफ़ी लड़कियों की फ़ोटोग्राफ पहचान में आ गई। संतोष ने यह बताया था कि इस तरह की 400 फोटोग्राफ पुरुषोत्तम के कलर लैब में हैं और उन्होंने अपने अखबार की कटिंग देकर यह भी बताया कि इन 300-400 लड़कियों में से 18 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है। ये बड़ी संख्या थी और बड़ी खबर भी थी, इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ा इनपुट भी था। अलग अलग लड़कियों के नूड फोटोग्राफ देखकर पुलिस टीम के होश ही उड़ गए। देखिए, उस जमाने में फोन थे नहीं, फोटोग्राफ ही एक अकेला ऐसा साधन था जो उस जमाने में जो अपराधी लोग हैं फोटोग्राफ से ही लोगों को ब्लैकमेल किया करते थे। इस बीच में जितनी लड़कियों ने आत्महत्या की है उनसे संबंधित अखबारों की कतरन भी श्री एन.के. पाटनी साहब को दे दी गई। जब इन लड़कियों को ढूंढने का काम शुरू हुआ, पुलिस ने किया, तो पुलिस को यह देख के हैरानी हुई कि इनमें से ज़्यादातर लड़कियों का परिवार या तो दूसरे जिलों में शिफ्ट हो गया या अपनी सारी प्रॉपर्टी या मकान यहां से बेचकर कहीं चला गया। अपराध की गंभीरता का अंदाजा श्री पाटनी को लग गया। ये तभी हो सकता था जब जिन अपराधियों ने ये किया है उसके खिलाफ जुबान खोलने की भी हिम्मत कोई नहीं कर सकता। चुपचाप सामान बटोरकर वहां से चला जाना ही बेहतर समझता है। तीन सितंबर 1992 को पुलिस ने डिप्टी एसपी की लिखाई हुई उस एफआईआर में चार्जशीट लगा दी। 27 जून को ये मुकदमा लिखा गया था। पब्लिक का दबाव था, सांप्रदायिक माहौल बहुत खराब था, लिहाजा जल्दी जल्दी में ये चार्जशीट लगा दी गई और 28 सितंबर 1992 को इसका ट्रायल भी शुरू कर दिया गया। जैसे ही ट्रायल शुरू हुआ, फोटो कलर लैब का मालिक जो गिरफ्तार था पुरुषोत्तम, उसने आत्महत्या कर ली। फोटोग्राफ के बैकग्राउंड से पुलिस ने यह पहचान लिया कि ये एक फार्म हाउस के भीतर खींची हुई तस्वीरें हैं, अलग अलग कमरों में, लेकिन है एक ही फार्म हाउस की। सीआईडी की उस टीम ने उस फार्म हाउस को लोकेट कर लिया। यह फार्म हाउस भी चिश्ती परिवार का अपना निजी फार्म हाउस था। जिन लड़कियों से बातचीत हो पाई, जो मौजूद मिली, उनके बयानों के आधार पर उन सबको इसी फार्म हाउस में लाया गया था। उनके साथ एक से अधिक लोगों ने बलात्कार किया था। कभी कभी एक साथ 5-5, 6-6 लोगों ने बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उनमें से एक उस जमाने के अच्छे कैमरे से एक लड़की के 10-10, 20-20 फोटोग्राफ खींचता था। धमका के, डरा के कोशिश ये होती थी कि किसी लड़के के साथ ये फोटोग्राफ खींची जाए। अगर ऐसा संभव नहीं होता था तो उसकी सिंगल न्यूड फोटोग्राफ खींच ली जाती थी। लड़की को जाने दिया जाता था। 4-6 दिन बाद उसे उसके घर से बाजार के रास्ते में या घर से स्कूल के रास्ते में, ज़्यादातर उसमें स्कूल की लड़कियां थीं, 12 साल से लेकर 18-19 साल तक, उन्हें रास्ते में रोककर वो फोटोग्राफ दिखा दी जाती थी कि जैसा कहा जाए वैसा करो और खबरदार अगर जुबान खोली तो ये अखबारों में छपेगी। एक एनवेलप में इसको रखकर तुम्हारे पिता के पते पर भेज दूंगा।
और कभी कभी या कुछ कुछ लड़कियों के साथ ऐसा भी हुआ कि अगर तुम चाहती हो कि ये फोटोग्राफ हम वापस कर दें तो तुम्हें इतने बजे उसी फार्म हाउस में आना होगा। एक बार फिर उन बच्चियों के साथ अन्याय होता था, बलात्कार होता था। कई कई लड़के एक साथ बलात्कार करते थे। पाटनी साहब की टीम ने करीब 100 ऐसे परिवार या बच्चियां जिनको लोकेट कर लिया गया था, जिनको पहचान लिया गया था, उन सब से बातचीत की। लेकिन सभी ने उनको यही परसू कर रहे थे कि भाई आप इसका मुकदमा लिखवाइए, आप मुकदमा हमारे पास ऑलरेडी है, उसमें आप अपने बयान करा दीजिए, कोर्ट में 164 का कलमबंद बयान करा दीजिए और अदालत में अपनी घटना जो आपके साथ हुई है उसको बता दीजिए, तभी हम इन लोगों को सजा दिला पाएंगे। लेकिन ज्यादातर ने साफ मना कर दिया कि हम कतई ना अदालत जाएंगे ना थाने जाएंगे, आप तो आए हैं आजकल चले जाएंगे, मेरा क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। कैसे लोग हैं ये, इसका पता कर लीजिएगा। बहुत समझाने बुझाने पर कुल 12 रेप सर्वाइवर्स, 12 पीड़िता अपना बयान पुलिस के सामने दर्ज कराने और अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हैं। बयान उन्होंने दर्ज करा दिए, लेकिन ट्रायल के गवाही के समय 12 में से 10 लड़कियां होस्टाइल हो गईं, मुकर गईं। पुलिस के समझाने बुझाने या लोगों के दबाव में वो तैयार तो हुई, अदालत तक आई भी, लेकिन होस्टाइल हो गई। घर वालों ने बैठ के उन्हें समझाया कि इनका कोई भरोसा नहीं, पुलिस आज है कल चली जाएगी, और जो लोग हैं जिनके खिलाफ तुम गवाही देने जा रही हो तुम्हारे साथ साथ पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे, तबाह कर देंगे। और इसी डर से 12 में से 10 लड़कियों ने अदालत में जाकर साफ मना कर दिया कि मुझसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 लड़कियों के साथ ये गवाही हुई। पूरे ट्रायल के बाद कुल 18 लोग चिन्हित किए गए, यानी 18 आरोपी चिन्हित किए गए। मोडस ऑपरेंडी भी सामने आया कि ये 18-20 लोगों का गैंग जो फारूक चिश्ती और उसके गैंग के लोगों का है, ये इन लड़कियों को आसपास के सिर्फ 2 ही रेस्टोरेंट जो थे, एक इलाइट और एक हनी ड्यू, उसमें दिन भर बैठ के देख लिया करते थे। वहां से वो चलते समय उनका पीछा करके घर का पता कर लेते थे। स्कूल टाइम के बाद ज़्यादातर इन दोनों स्कूलों में हॉस्टल की फैसिलिटी थी, लड़कियां हॉस्टल में रहती थीं, हॉस्टल का पता कर लेते थे। फिर किसी दिन 3 गाड़ियां इनके पास थीं, एक मारुति वैन, दूसरी एम्बेसडर, एक फिएट और एक ओपन जीप थी। लेकिन 3 ही गाड़ियों का इस्तेमाल इन लड़कियों को अपहरित करने में किया गया, वैन, एम्बेसडर और फिएट। रास्ते में कहीं भी इनको रोक के बातचीत करने के बहाने ज़्यादातर वैन में ही खींच लिया जाता था। इन्हें सीधे फार्म हाउस ले जाते थे। वहाँ पहले से मौजूद 4-6 लड़के जोर जबरदस्ती करते थे, बलात्कार करते थे, और उसके तुरंत बाद फ़ोटो खींची जाती थी और वही बता दिया जाता था कि अगर जुबान चली तो ये फ़ोटो तुम्हारे घर में पोस्टमैन दे जाएगा, डाकिया तुम्हारे घर में एक लिफाफा दे जाएगा जिसमें ये तुम्हारी सारी फोटोग्राफ होगी। लड़कियों की मन स्थिति आप समझ सकते हैं। ज़्यादातर कोशिश करते थे कि किसी लड़के के साथ कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में ये फ़ोटो खींची जाए। इन सारे में जिन में कंप्रोमाइजिंग पोजीशन में फ़ोटोग्राफ मिली लैब में, उनमें लड़के का फेस कभी नहीं था, लेकिन लड़की का फेस क्लियर रखा गया। आदत हो गई थी उनको इस तरह की फ़ोटोग्राफ खींचने की। उसके बाद जो दंड लड़कियों के साथ होता था वो और ख़राब, कि चूंकि एक ही कलर लैब थी और कलर लैब वालों को भी पता लग गया था कि हर दूसरे तीसरे दिन किस तरह की फ़ोटोग्राफ हमारे पास डेवलप करने के लिए आती है, वो उसकी कॉपी बना लेते थे।
छोटा सा कस्बा उस ज़माने में 92 में, छोटा सा जिला कह लें आप उसे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहुत बड़ा नहीं रहा होगा, जैसा मैंने इसकी डिटेल्स में पढ़ा है। लड़की का पता कर लेते थे, रास्ते में उसे फ़ोटो दिखाते थे कि ये फ़ोटो मैं तुम्हारे घर में और तुम्हारे पड़ोसियों की गेट के बाहर फेंकेंगे हम लोग, कल 10,000 रुपये लेकर आ जाना, 20,000 लेकर आ जाना। कई कई दिन लड़कियां स्कूल आती नहीं थी, फिर ये घर तक पीछा करते थे। बड़ा नेचुरल है कि लड़कियां ये पैसा बिना माँ बाप को बताए हुए या बिना माँ बाप के कहां से ला के देती। और उस जमाने में लड़कियों से, यानी 92, 94, 93 में 20 से 25 और 50,000 तक इन लोगों ने ब्लैकमेल करके वसूल किए। इस फोटो लैब वाले ने प्रिंट कराते समय 2-2, 3-3 कॉपियां प्रिंट करा ली और उसका इस्तेमाल ब्लैकमेलिंग के लिए किया। और इसी दबाव में जब परिवार इस बात को जान गया कि हमारी बच्ची की न्यूड फोटोग्राफ किसी के पास है, तो आप समझ सकते हैं कि न तो फिल्मों का दौर था, न मोबाइल का दौर था, न इंटरनेट का दौर था, कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा प्रसार प्रचार उस समय नहीं हुआ था। तो लोग डरते थे कि अगर किसी के दरवाजे पे ये फ़ोटो फेंक दी गई, किसी के पते पर भेज दी गई, तो परिवार का क्या होगा, बच्ची का क्या होगा। शायद यही कारण था कि इनमें से 18 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली थी। 2 लड़कियों की गवाहियों, तमाम सर्कमस्टांशियल एविडेंस और फोटोग्राफ्स, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में सारी फोटोग्राफ्स शामिल की और अदालत को ये सारी फोटोग्राफ्स, लगभग 100 के आसपास लड़कियों के फोटोग्राफ्स सबमिट किए, जो अकेला एविडेंस था कि इनके साथ गलत हुआ है, इनके साथ दुष्कर्म हुआ है। गवाही देने वाली सिर्फ 2 ही लड़कियां थीं, लेकिन अदालत ने इस फोटोग्राफ को साक्ष्य माना, क्योंकि लगभग एक ही जगह खींची हुई, एक ही, पुलिस ने ये बताया कि साहब इन्हीं लोगों का फार्म हाउस है और यहीं पर इनके साथ दुष्कर्म भी हुआ और ये फोटो भी खींची गई, यही सबूत है इसका। बहरहाल 18 मई 1998 को, 27 मई 1992 को लिखी हुई एफआईआर, उसके बाद ट्रायल 18 मई 1998 को 6 साल चले ट्रायल में। 18 में से 8 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट जो वहाँ का था, अजमेर जिले का, वहाँ पर इनमें से 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये 8 लोग थे: मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन, परवेज अंसारी, इशरत अली, महेश लढ़ानी, कैलाश सोनी, सैयद अनवर चिश्ती, हरीश तुलानी और शमशुद्दीन उर्फ मैराडोना। इनमें से 3 वो थे जो फोटो कलर लैब में काम करते थे और डुप्लीकेट फोटो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वसूल करते थे। बाकी सभी अपराधियों पर बलात्कार और अपहरण के आरोप थे। बहरहाल हाई कोर्ट में अपील हुई। 18 मई 1998 की सजा के विरोध में अपील के बाद 20 जुलाई 2001 को हाई कोर्ट ने इनमें से 4 को बाइज्जत बरी कर दिया और ये कहा कि इनके विरुद्ध साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। इट इज टू हार्श अ पनिशमेंट विदाउट एविडेंस, इस तरह की बात जजमेंट में लिखी गई। ये 4 लोग जिन्हें बाइज्जत बरी किया गया वो परवेज अंसारी, कैलाश सोनी, महेश लढ़ानी और हरीश गोस्वामी थे। अप्रैल 2003 को 1992 से फरार इस मुकदमे का अभियुक्त नफीस चिश्ती, मैं बार बार नाम लेता हूं, नफीस चिश्ती ने अपने आप अदालत में सरेंडर किया।
अपने आप अदालत में सरेंडर करने का इसका प्लान पुलिस को लीक हुआ, तो पुलिस ने रास्ते में ही दिल्ली में इसे गिरफ्तार किया था। 19 दिसंबर 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने आजीवन कारावास को 10 साल की कैद में बदल दिया। उनका साहब आजीवन कारावास सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत ज़्यादा है, साक्ष्य नहीं है बिल्कुल, लिहाजा इनको 10 साल की सजा में परिवर्तित कर दिया जाए। मुख्य आरोपी नफीस चिश्ती घटना के 11 साल बाद, ट्रायल होने के कई साल बाद गिरफ्तार हुआ और 2005 में इसके एक और आरोपी इकबाल भट्ट को भी गिरफ्तार किया गया। इकबाल भट्ट 2007 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने, अजमेर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फारूक चिश्ती को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। फौरन फारूक चिश्ती अपील में हाई कोर्ट गए और सितंबर 2013 में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि ये 15 साल से जेल में है, आजीवन कारावास को इसे 15 साल की सजा में तब्दील करके तत्काल इसे जेल से छोड़ दिया जाए। यह अदालत का फैसला है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। हाइट तो तब हुई जब मई 18 को इसका जो सबसे फारूक और नफीस चिश्ती का सबसे नज़दीक का आदमी, जिसे हर घटना में होना बताया गया, सुहेल घानी 26 साल से ये फरार रहा और इसने अदालत में मई 2018 में सरेंडर किया। बाद में यानी आज की तारीख में एक मर गया, पुरुषोत्तम, बाकी सब जमानत पर बाहर हैं। आज की घटना पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 300 बच्चियों कोर्ट में 100 कुछ बच्चियों के फोटोग्राफ यानी लिखा पढ़ी में 100 कुछ बच्चियों के साथ रेप की जो घटनाएं हुई थी, पुलिस की विवेचना में इसकी संख्या 300 बताई गई है कि इनके साथ बलात्कार हुआ। 18 में से 18 अभियुक्त इस सारे अपराध के दोषी पाए गए। एक ने सुसाइड किया। 150 से ज्यादा परिवार अजमेर छोड़कर चले गए। 18 ने सुसाइड कर लिया। मुकदमा चला। फारूक और नफीस जमानत पर बाहर हैं, दरगाह में अपने धार्मिक कार्यक्रम में लगे हुए हैं और वहां दर्शन के लिए जाने वाला या पूजा पद्धति के लिए जाने वाला, जियारत के लिए जाने वाला आदमी आज भी इन दोनों के हाथ चूमता है। ऐसा कोई रिवाज है वहाँ का, ये मुझे नहीं पता कि जो वहाँ के सज्जादा नशीन या वहाँ के जो केयर टेकर कह लें या वहाँ का प्रीस्ट कह लें, खादिम कह लें, उसके हाथ चूमे जाते हैं। तो आज इस समय भी फारूक और नफीस के हाथ चूमे जाते हैं। इनमें से 6 के खिलाफ अभी भी पॉक्सो कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। पॉक्सो कोर्ट में यानी नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का मुकदमा 6 के खिलाफ चल रहा है। ये 6 हैं नफीस चिश्ती, सलीम चिश्ती, सुहेल घानी, सैयद ज़मीर हुसैन, नसीम उर्फ टार्जन। अभी भी चल रहा है। इस पूरी प्रोसेस में अदालत की लोअर कोर्ट की पूरी प्रोसेस में 150 गवाह, जिनमें ज़्यादातर पीड़िता थी, उनकी गवाही हुई। 12 पब्लिक प्रोसिक्यूटर इसमें लगाए गए। 30 एसएचओ इस पूरे पीरियड में यानी घटना की शुरुआत हो, खबर छपने के बाद से, पहली एफआईआर गंज थाने में लिखाने के बाद से 30 एसएचओ आए और गए
लेकिन बयान अदालत ने सबके लिए। 12 एसएसपीज, एसपी और एसएसपीज अजमेर के, इनकी भी गवाही कोर्ट में हुई। वहाँ के डीआईजी, उनकी भी गवाही वहाँ पर हुई। उस समय के डीआईजी का नाम भी, डीजीपी तो उस समय उमेंद्र भारद्वाज थे और डीआईजी थे उस समय, अभी मैं बताता हूँ आपको कौन डीआईजी थे। डीआईजी के बारे में भी मैंने कहीं पढ़ा है। इनकी भी गवाही हुई और इस बीच में राजस्थान में 5 सरकारें बदल गई। उन्नीस 95 से लेके अब तक, यानी अभी भी पॉक्सो का केस चल रहा है। एक एक पीड़िता को जिनका बयान हुआ था 20-20, 25-25 बार सम्मन देकर बुलाया गया। ज्यादातर इसमें पीड़िता थी। इस समय दरगाह पुलिस थाने के इंस्पेक्टर दलबीर सिंह बहुत दुखी होकर बताते हैं कि साहब, मुझे अदालतें बार बार गवाही के लिए इन्हीं लड़कियों को बुलाने के लिए कहती हैं। हम जिसके दरवाजे पहुंचते हैं वो अगर उसने दूर से ही देख लिया तो खिड़की दरवाजा सब बंद कर देते हैं। बहुत खटखटाने पर अगर बुलाया तो साफ कह देते हैं कि लड़की मर गई। लोग ये भी कहते हैं कितनी बार आप इसको गवाही के लिए ले जाएंगे। दलबीर सिंह ने कहा कि मुझे पिछले 1.5 साल से, जब से मैं यहां हूं, तब से मुझे ये काम दिया गया है। ये मेरे लिए नारकीय प्रताड़ना से भी खराब है। मैं जानता हूं कि उनमें से एक एक रेप पीड़िता हैं, बलात्कार पीड़िता हैं, रेप सर्वाइवर हैं, और उन्हें बार बार अलग अलग अदालतों में बुलाकर ले आना। अब उनकी उम्र भी हो गई है, ज्यादातर की शादी भी हो गई है। खींचते हैं, चिल्लाते हैं। अभी दिसंबर 2021 में ऐसी ही एक पीड़िता को अजमेर की पॉक्सो कोर्ट में हाजिर करने के लिए समन दलबीर सिंह को भेजा गया। दलबीर सिंह हाथ पैर जोड़ के किसी तरह से उनको बुलाकर अदालत में ले आए। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब अपनी कुर्सी पर, मुलजिम कटघरे में, उनके वकीलों की फौज सामने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी सामने। जब उससे कहा गया कि हाँ बताइए, वो फूट फूट कर रोई और बड़ी बुलंद और ऊंची आवाज में उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 24-25 साल की थी जब मैं पहली बार गवाही देने अदालत में आई थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, अदालत में मैं आती रही। आज मैं एक दादी की हैसियत से इस अदालत में आई हूं। मेरे जख्मों पे कितनी बार नमक डालेंगे आप लोग? मुझे भी शांति से जीने का हक है। कृपा करके मुझे छोड़ दीजिए। लीव मी अलोन। मैं शांति से जीना चाहती हूँ। जितनी बार आएंगे आप वही बात पूछेंगे, हमारे जख्मों को कुरेदेंगे। हम अतीत में चले जाते हैं। तब हम बच्ची थे, लड़की थी, अकेले थे। आज मैं दादी हूँ। बताते हैं जो न्यूज़ आर्टिकल है उसमें लिखता है कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया पूरी कोर्ट में, क्योंकि बात उसकी सही थी। एज पर रिकॉर्ड भी उसे बहुत बार बुलाया जा चुका था। उसने साफ कहा कि आप अंतिम बार जो चाहें वो बयान मेरा कर लें, लेकिन अब मैं दोबारा अदालत के सामने कह के जा रही हूँ, नहीं आऊंगी। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं साहब मैं पुलिस में डर के मारे नहीं गया। कोई कहता है अपने सोसाइटी में अपनी इज्जत के मारे नहीं गया। कोई कहता है कि हमने पुलिस की हेल्प इसलिए नहीं ली कि हमारी ही बदनामी होती। लेकिन असल कारण ये है, 30 साल से अदालतों का चक्कर लगाते रहना। 24-25 साल की बच्ची से 55 साल की बुजुर्ग, तब अकेली संतान थी, अब तब वो बच्ची थी, आज वो दादी है। लेकिन अदालत तो बस अदालत।
उस बच्ची का दर्द समझिए, उस महिला का दर्द समझिए जो अदालत में फिर से पॉक्सो कोर्ट में गवाही के लिए बुलाई गई थी। उसकी इज्जत लुटी, अपराधियों का ऐसा डर कि 70-80% लोग शहर छोड़कर भाग गए। ये डर कि मैंने जो ये हरकत की या मुझसे जो ये हरकत कराई गई या मेरे साथ जो जबरदस्ती हुई या जो फोटोग्राफ खींच ली गई, अगर परिवार वालों को पता लगा तो वो मुझे मार ही डालेंगे, क्योंकि अपराधियों का न मैं कुछ कर सकती हूं न वो कुछ कर सकते हैं। और अगर पैसा मांगा या मांगा गया, दिया, तो परिवार को पता लग गया, परिवार भी डर के मारे सब कुछ बेचकर भाग गए। हर समय बच्ची के दिमाग में या महिला के दिमाग में उसी फोटो का डर समाया हुआ कि कहीं ये फोटो मेरे घर वालों को दे न दे। उसके लिए वो बेचारी जाने कितनी बार कीमतें चुकाती रही। पुलिस में जा नहीं सकते थे। एक तो बदनामी का डर, दूसरा ये उनके दिमाग में कि पुलिस उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती या करेगी नहीं, इसलिए वहां जाने से कोई फायदा नहीं। धर्म, राजनीति, पुलिस और अपराधी का ऐसा गठजोड़ मुझे नहीं लगता दूसरा कोई उदाहरण देश में उपलब्ध है। पुलिस एफआईआर में उनको नामजद भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो दूसरे संप्रदाय से थे और पीड़िता दूसरे संप्रदाय की थी। सांप्रदायिक माहौल खराब चल रहा था। पुलिस वाले को या जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसको डर था कि हम कार्रवाई करेंगे तो हम सांप्रदायिक हिंसा झेलेंगे, और बार बार यही कह के गिरफ्तार करने के लिए अजमेर की पुलिस ने मना किया कि साहब गिरफ्तार करते ही सांप्रदायिक हिंसा हो जाएगी। यही वजह है कि 22 साल, 20 साल, 26 साल से फरार आदमी, मुलजिम, हार्डकोर मुलजिम, मेन एक्यूज्ड अपनी मर्जी से, जब उनकी मर्जी हुई तब अदालत में हाजिर हुए। पुलिस ने गिरफ्तार करने की भी कोशिश नहीं की। अब ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए? अदालती प्रोसेस से हो आए, अदालत ने बरी कर दिया, अदालत ने छोड़ दिया, अदालत ने जमानत दे दी, आज भी अपने काम में लगे हुए हैं। एक रास्ता तो बंद हो गया कि साहब कानून इनको सजा देगा। तो आखिर उन बच्चियों की आत्मा जो मर गई, जिन्होंने आत्महत्या की, या वो बच्चियां जो आज भी 30 साल पुरानी इस वारदात को याद करके सिहर उठती होंगी, रूह कांप जाती होगी, बच्चों को बता नहीं सकती, शादीशुदा हो गई होंगी, ज्यादातर के बच्चे हो गए, और उस महिला ने तो कोर्ट में कहा कि मैं दादी की हैसियत से आई हूं। उन पर क्या बीतती होगी? तो आप खुद सोचिए, ऐसे लोगों का क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? आखिरकार अदालतें किस एविडेंस का इंतजार करती हैं? पुलिस की भी कमी है ही है। पुलिस बाजाब्ता मिली हुई है। पुलिस ने पहली एफआईआर पे ही कार्रवाई की होती। और आप नेट पर जाइएगा, तमाम बड़े अधिकारियों के उस समय के जो वहां तैनात थे उनकी जानकारी में था कि 2 साल से ये घटनाएं वहां हो रही थी, लेकिन किसी ने इन दोनों को बुला के पूछा भी नहीं। कारण आप खूब समझते हैं। तो इसलिए इनका क्या होना चाहिए, आप बताइए। किस्सा कोई परिवार के सदस्यों का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच गया है। क्राइम की इतनी घटनाएं सुनते सुनते क्या लीगल रिकोर्स होना चाहिए, कैसे इन्हें कानून सजा दे सकता है? आप मेल करके बताइए मुझे, कमेंट्स में बताइए। मेल आईडी अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर बता दूं, राजेश पांडे 61 RAJESHPANDEY 61 @gmail.com। कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप उसमें बताइए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।